जिंदाबाद और स्वागत है एक बार फिर पोशंपा की खास पेशकश अक्कड़ बक्कड़ पॉडकास्ट में। मैं हूं सहज अजीज और आज मैं दो बहुत ही पढ़ी लिखी और मसरूफ कन्याओं के साथ ये पॉडकास्ट कर रहा हूं। शिवा Hi Sahaj, hello Sonal, hello everyone. और हाँ सोनल। Hi Sej. Hi Shivadi. Hello. सो जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख के आ चुके हैं और ऑब्वियसली आप इंटरेस्टेड हैं इसलिए आप आए हैं। हम बात करने वाले हैं एक ताजा तरीन फिल्म की जिसका नाम है शेरनी। शेरनी विद्या बालन स्टारर फिल्म है। ये इसका शायद सबसे बड़ा यूएसपी है। उसके अलावा इसे डायरेक्ट किया है अमित मासूरकर ने, जिन्होंने इससे पहले न्यूटन और सुलेमानी कीड़ा जैसी एक्लेम्ड और काफी बहुचर्चित फिल्में बनाई हैं। सीधा बात में घुसते हुए हम शुरू करते हैं बिल्कुल पहले सीन से। मुझे पहले सीन से मैं फिल्म में बंध गया था जब एक फॉरेस्ट गार्ड, अगर आप दोनों को याद हो, वो किस तरह से गुर्राता हुआ एक शेरनी की तरह एक्ट करता हुआ आगे, या शेर की तरह एक्ट करता हुआ आगे बढ़ता है और वो बेसिकली कैमरास चेक कर रहे होते हैं। तो वो पूरा एक सीन सेट कर दिया मेरे लिए उसने। जंगल का नजारा, कैसी आवाजें होने वाली हैं, कैसे दृश्य दिखने वाले हैं हम लोग, और किस तरह का ह्यूमर रहने वाला है इस फिल्म में। आप लोगों का क्या शुरुआती विचार थे? शिवा। हाँ, आई अग्री यार। ये बात बिल्कुल सही है। पहले फ्रेम से ही मैं इनग्रॉस थी पिक्चर में। तो वो जो इनिशियल जो दो सीन्स थे वो मुझे भी बहुत इंटरेस्टिंग लगे। हालांकि मुझे बस मतलब उस शेरनी की तरह गुर्रा के उसका क्या रोल होता है जंगल के गवर्नेंस में, मैं वो देखना चाह रही थी। मेरे को दोबारा आया नहीं सीन, तो बस हल्की सी यही शिकायत है, लेकिन वो मजेदार बहुत ज्यादा था। और उसके तुरंत बाद वो आदमी एक दूसरा ऐसे सीधा चला आता है तो पूछता है तुम क्या कर रहे हो? सर भालू सर। हाँ बिल्कुल। पर मुझे इस सीन का बहुत मतलब सिग्निफिकेंस भी लगा, साइड फ्रॉम द ह्यूमर विच इट ट्राइड टू बिल्ड। बट एक सिग्निफिकेंस इस तरीके से कि एक बड़ा ही थिन लाइन ड्रॉ किया मैन और एनिमल के बीच। मतलब टू एक्ट लाइक अ पर्टिकुलर एनिमल एक तरह से मतलब डीह्यूमनाइज करता है ना उसको। कि एक देयर इज अनदर पार्ट इन फैक्ट इन द फिल्म वेयर, चलो इस बारे में बाद में बात कर लेंगे या फिर, बट देयर इज दिस पार्ट वेयर काफी सारे ऑफिशियल्स हैं और एंड देर ऑल ड्रंक, एंड इन देयर ड्रंक स्टेट दे स्टार्ट मेकिंग नॉइजेस उसी मतलब अलग अलग जानवरों की। तो वो भी एक मतलब एक तरह से यही दिखाया है कि कैसे आदमी और जानवर में मतलब वेरी थिन लाइन, वेरी इजी टू क्रॉस। बड़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है यार, क्योंकि मैं भी छोटी छोटी ऑब्जर्वेशंस बहुत सारी हैं, हम उस पर बात करेंगे। साथ ही जो लोग हमें सुन रहे हैं, मैं शुरू में ही कह दूं कि पहले 5-10 मिनट आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम कोई स्पॉयलर्स नहीं देंगे। फिर भी ठीक अगर है। आप मेरे जैसे हैं, आपको बिना ट्रेलर देखे भी फिल्म देखनी पसंद है, तो आप रुक सकते हैं। लेकिन हम आपको बता देंगे जहां से स्पॉयलर्स आने शुरू हो रहे हैं। तब तक आप सुनते रहें, आपको मजा आएगा। दूसरी चीज जो मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी, मैं उसे शुरुआत में ही हाईलाइट करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोकल एक्टर्स, बल्कि नॉन एक्टर्स फिल्म में हैं, जो लोकल पब्लिक है, जहाँ पे भी फिल्म लोकेशन पे शूट हुई है, मध्य प्रदेश के जंगलों के आसपास के गांव में और जंगलों में। वो बड़ा ही सुंदर, मेरे हिसाब से तो उसने एक असर दिया। और मैं ऐसी और भी फिल्में देख चुका हूँ जहाँ पे लोकल लोगों को ही एज एक्टर्स इस्तेमाल किया, पर अगर उसमें अच्छी डायरेक्शन ना हो या अगर उनसे वो काम बहुत अच्छे से ना करवाया जाए तो बहुत बार वो फिल्म का इम्पैक्ट कम कर देती है। यहाँ पे मुझे मुझे तो कम से कम ऐसा लगा कि बड़ी नेचुरल लगी ज्यादातर कन्वर्सेशंस। मोस्ट ऑफ द फॉरेस्ट गार्ड्स की जो कन्वर्सेशंस थी वो तो खासकर बड़ी ही इंटरेस्टिंग रही। क्यों सोनल? बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जो कुछ जो गांव वाले थे उनकी कॉन्वर्सेशंस जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ थी, जो कॉन्फ्लिक्ट्स वहां खड़े हुए थे, वो बिकॉज दे वर एक्चुअल विलेजर्स, वो बहुत रियल भी लग रहा था। मतलब वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो स्टेज किए गए थे। शिवा। मैं इनफैक्ट सोच रही थी कि ये लोग वहीं के नेटिव्स को कास्ट किया गया है या फिर एक्टर्स हैं। तो मतलब तुम श्योर हो कि वो लोकल लोगों को ही कास्ट किया है इसमें? मैंने देखने की कोशिश भी की IMDb वगैरह पे, तो मैं बहुत क्लियर नहीं हो पाई इस बारे में।
ज्यादातर फॉरेस्ट गार्ड्स, ऐसा मैंने पढ़ा कि ज्यादातर फॉरेस्ट गार्ड्स जो फिल्म में दिखाए हैं, जो वर्दी वाले फॉरेस्ट गार्ड्स हैं, वो लोकल्स हैं। ज्यादातर अच्छा। फॉरेस्ट फ्रेंड्स जो हैं, जिन वो टोपी वाले जो फिल्म में दिखाए हैं, हाँ हाँ वो हाँ। लोकल्स हैं। और ज्यादातर गांव वाले लोकल्स हैं। अच्छा, मैं वो जो कुछ मेन कैरेक्टर मतलब द वुमन लीडर हु इज देयर इन द गांव, वो शायद कोई एक्ट्रेस है। शी इज एन वो एक्टर, आई शी इज थिंक। संपा चंपा मंडल, संपा चंपा मंडल मंडल। तो एक्टर हैं, हाँ हाँ हाँ। हाँ। लेकिन उसके अलावा मतलब बड़ी ही, मुझे कास्टिंग से कोई शिकायत नहीं है, मतलब ओवरऑल ही। मैं इसीलिए पूछ रही हूँ कि एक्टर्स हैं या फिर लोकल लोग ही हैं, क्योंकि मैं इतनी ज्यादा फैसिनेट थी उन लोगों के एक्टिंग कहें या जो भी कहें। मेरे लिए तो उस वही मोमेंट्स मेरे फेवरेट मोमेंट्स, उनमें बहुत सारे, कुछ मैं आगे हम इस पे बात भी कर सकते हैं थोड़ा डिटेल में। कुछ कुछ विलेजर्स के साथ ही मोमेंट्स हैं जो मेरे फेवरेट मोमेंट्स में से रहे, और मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों ने मतलब सॉर्ट ऑफ थोड़ा ओवर पावर कर दिया एक्टिंग के मामले में। तो इवन विद्या बालन को, मतलब आई एम नॉट सेइंग दिस विद एग्जैजरेशन, आई लाइक जेन्युइनली फील दिस। तो हम कुछ कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टर्स की आगे बात भी कर सकते हैं, बट यस यू मतलब बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम कि कास्टिंग के मामले में टॉप नॉच, मतलब कोई कोई शिकायत नहीं रही। बेशक। मैं तो विद्या बालन की तुमने कहा तो वहां पे भी मैं खुद भी इस बात को कहने से थोड़ा हिचक रहा था, लेकिन जहाँ डायलॉग डिलीवरी आती है, वहां पे आप एक एक्टर थोड़ा सा साफ बोलने की कोशिश करता है, अपना हर शब्द समझाता है तक को साफ बोलता है, जहां आप अपना वाक्य खत्म करते हैं और सब कुछ। लेकिन उन लोगों की इतनी नेचुरल थी ना, इतनी लोकल, और इतनी जैसे कहीं कहीं एक बहुत फनी सीन है, वो फॉरेस्ट गार्ड से पूछती है कि वो फलाना बंदा कहाँ है, वो कहते हैं सिख है। फिर क्यों, क्या सिख है मैडम? इतना ज्यादा मैं जोर से हंसा उस पॉइंट पे कि मुझे मजा आ गया। मतलब वो छोटे छोटे सीक्वेंसेस जो हैं, जहाँ पे वो टाइगर की भी बात करते हैं वगैरह वगैरह। हाँ, एक एक मोमेंट था जहाँ पे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो एक किसी के घर में कॉम्पेंसेशन देने जाते हैं किसी की मौत के बाद। तो वो जो सीन है, और वो जो एक एक ओल्ड वुमन है और उसके साथ दो औरतें और हैं, और वो ये कहती हैं कि नहीं हम इस पैसे का क्या करेंगे। वो सीन जो मैं मेरे लिए वो फेवरेट सीन था मेरा, क्योंकि मुझे उससे ज्यादा जेन्युइन और वो बहुत ही सुंदर एक्टिंग है वो। मुझे वो कोर्ट के पर्टिकुलर सीन्स की याद आई, जहाँ पे सहज सोनल तुमने कोर्ट देखी है क्या? नहीं। मैंने देखी है, हाँ। और मैं मतलब रिलेट कर पा रहा हूँ टोटली इस बात से। कोर्ट में तुम्हें याद होगा ना, एक गवाही का सीन है जहाँ पे जिस इंसान ने सुसाइड किया होता है उसकी पत्नी की गवाही ली जाती है। तो उस पत्नी की जिस तरह की इतनी नेचुरल एक्टिंग है ना, वो एक्टिंग मुझे इसके कुछ कुछ सीन्स में देखने को मिली, इंक्लूडिंग दैट सीन। तो लाइक वही, जैसे मैंने कहा कि वो वन ऑफ द फेवरेट मोमेंट्स थे मेरे। और एक दूसरी मुझे बहुत अच्छी बात ये लगी कि मैंने मूवी देखते वक्त इस बात पे ध्यान नहीं दिया था कि ये कौन सा रीजन की बात हो रही है, मतलब ये लोग कहाँ पे लोकेटेड हैं। मगर मेरे एक दोस्त से बात करते करते मैंने कहा कि पता नहीं, उनकी भाषा एमपी जैसी लग रही थी, कि एमपी के लग रहे थे, मगर मैं श्योर नहीं हूँ। मैंने चेक किया तो वाकई वो मतलब एमपी में बेस दिखाया है वो पूरा सेटअप उनका। तो ये भी बहुत ही मुझे अच्छी बात लगी कि इन छोटी छोटी डिटेल्स पे ध्यान रखा गया है कि अगर एमपी आप ज्योग्राफिकल लोकेशन दिखा रहे हैं तो भाषा में वो एमपी का टच है, या भाषा लग रही है कि हाँ एमपी के लोग हैं जो ये बोल रहे हैं। हाँ। तो अनलाइक मोस्ट अदर फिल्म, जैसे एग्जैक्टली। लगान मुझे याद आ रही है कि लगान गुजरात के किसी गांव की कहानी है, ओ और वो बिहार, सब यूपी की जबान बोल रहे हैं। अ, बिल्कुल। खैर, अब हम फिल्म के कॉन्स्ट्रक्ट पे थोड़ा सा आते हैं कि फिल्म है किस बारे में और क्यों है, क्या उसके मुद्दे हैं। और अ, मतलब मैं तो किसी एक शब्द में या किसी एक वाक्य में ये शायद समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि है क्या, लेकिन फिर भी सरसरी तौर पे कहना हो तो शिवा, क्या लगता है कि एक इंट्रोडक्शन जो स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन हो तो क्या होगा फिल्म का, फिल्म के मुद्दे का? स्पॉइलर फ्री इंट्रोडक्शन बोलूं तो वैसे तो मैं ये कहूंगी ना कि ये फिल्म अपने आप में एक एक्सपीरियंस की तरह है। तो इसमें बहुत ज्यादा कोई स्पॉइलर्स ऐसे है नहीं, बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं है, एक डॉक्यूमेंट्री की तरह आपके सामने खुलती है। तो इट्स एन एक्सपीरियंस, एक तो ये है, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि कम से कम मैं वैसी चीजें बोलूं।
अगर बहुत छोटा इंट्रोडक्शन इस फिल्म का दें तो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स जो कॉन्फ्लिक्ट है एक फॉरेस्ट एरिया में बिटवीन द ड्वेलर्स ऑफ द फॉरेस्ट जो आसपास रहते हैं या फॉरेस्ट में रहते हैं, बिटवीन फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो गवर्नेंस में काम करते हैं, जो कंजर्वेशनिस्ट हैं उनका उनका कॉन्फ्लिक्ट, जो पोचर्स हैं जिनके प्राइवेट इंटरेस्ट हैं वो लोग, जो पॉलिटिकल लोग हैं उनका इंक्लूजन। तो ये सारे जो अलग अलग एलिमेंट्स हैं ये किस तरह से इंटरसेक्ट करते हैं, किस तरह से कोलाइड करते हैं और कभी कभी कोऑपरेट भी करते हैं, इसको बहुत ही ब्यूटीफुली फिल्म में बांधा गया है। और मतलब एक शेरनी का मेटाफर लेके एक सॉर्ट ऑफ नॉट 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 जस्ट मेटाफर, मेटाफर तो है ही, बहुत लिटरल भी है। तो ये जो सॉर्ट ऑफ कंजर्वेशन की जो बात आती है तो ये बताना कि वो कंजर्वेशन के साथ में और कितने मुद्दे जुड़े होते हैं, इसको आई थिंक बहुत ही ब्यूटीफुली और एम्पैथी के साथ दिखाया गया है, जो कि कम फिल्मों में ऐसा होता है कि हम एक मुद्दे को पकड़ते हैं तो हम, ऐसा बहुत बार होता है कि हम किसी एक चीज को दिखाने की कोशिश करते हैं तो हम उसके आसपास की बहुत सारी चीजों को या तो नजरअंदाज कर देते हैं या फिर कभी कभी विलेनाइज भी कर देते हैं। मगर मुझे ये बात अच्छी लगी कि अमित मासूरकर ने इसे बहुत एम्पैथी के साथ बनाया है टुवर्ड्स ऑल द साइड्स, और इस तरह से भी नहीं बनाया है कि ये ऐसा लगे कि आप हर साइड दिखा रहे हैं विदाउट एनी स्टांस, है ना। तो ऐसा भी है कि एक स्टांस है फिल्म में, ऐसा इट्स नॉट डिवॉइड ऑफ अ स्टांस, एक बात आपके तक पहुंचाने की कोशिश है, लेकिन फिर भी एक कॉम्प्लेक्स तरीके से, एकदम सपाट वो बात ऐसे नहीं है कि इसमें कोई नुआंस नहीं हो। तो मैं शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना था, थोड़ा लंबा हो गया, बट या दिस इज व्हाट आई फेल्ट अबाउट द मूवी ओवरऑल। नहीं भी हुआ, फिर भी सोनल कुछ जोड़ना चाहो तो बोलो। हाँ बिल्कुल, मैं मतलब आई 100% अग्री शिवादी ने जो भी कहा। और मुझे याद है कि फिल्म की स्टार्टिंग, मतलब व्हेन आई स्टार्टेड द फिल्म, तो इनिशियली स्टार्टिंग में आई वाज लाइक कि हाँ बहुत मेटाफर्स होंगे इसमें, तो ढूंढते चलेंगे। बट बाय देयर वाज अ टाइम वेयर आई वाज लाइक दिस इज टू मच बिकॉज दे हैव कवर्ड सो मेनी थिंग्स। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ऑलमोस्ट एवरी फ्रेम एंड एवरी डायलॉग एंड एवरी मतलब वो जो छोटी सी बिल्ली भी आती है प्रोटैगनिस्ट के घर पे, उसका भी एक पॉइंट है कहानी में, और वो इतना ब्यूटिफुली डन है। और एक और बात मुझे रियलाइज हुई कि मतलब मैंने तो उतनी फिल्में नहीं देखी, बट आई डोंट थिंक मतलब ब्यूरोक्रेसी पे भी जितनी फिल्में बनी है उतनी में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में पर्टिकुलरली बहुत कम उनके मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स और उनका क्या स्टांस रहता है उसके बारे में काफी कम बातचीत की जाती है। तो वो इसमें काफी अच्छे से दिखाया है। और हाँ बिल्कुल बहुत मजा आया मुझे। बाकी तो गुड ये एक्सपीरियंस। सब सुनने के बाद भी अगर आपका फिल्म देखने का मन नहीं कर रहा है तो आप फिल्म देख के आ सकते हैं। इससे आगे की बातचीत में कोई भी स्पॉइलर हो सकते हैं, मुद्दे की बात ये है। अच्छा शिवा ने दो बड़े ही, आप दोनों ने ही दो बड़े कीवर्ड्स मैं कहूंगा पकड़े, कॉम्प्लेक्स और दूसरा है एक्सपीरियंस। कॉम्प्लेक्स तो मुझे बार बार इस फिल्म को स्टडी करते हुए, इसके बारे में सोचते हुए पिछला ही पॉडकास्ट याद आता रहा जो पुनीत भैया और मैंने जिस पे बात की, वो नाटक जादू का कालीन। और उसमें भी जंगल गांव का बेसिकली काफी रोल है। किस तरह से बारिश पड़ी है, इसके कारण लोगों के पास पैसा नहीं है और वो लोग सड़क बनाने पे मजबूर हैं, खेती करने की बजाय मजदूरी करने पे मजबूर हैं। लेकिन क्योंकि बारिश नहीं पड़ी, इसके कारण सड़क भी नहीं टूटी जो हर साल टूटती है, तो उसके कारण उनको मजदूरी नहीं करने को मिल रही है। ऐसा उस नाटक में था। और उसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी थी, जंगल कट गए हैं, पानी नहीं है वगैरह वगैरह। तो मैं बड़ा सीधा लिंक उससे भी एस्टेब्लिश कर पाया। और इसमें भी इतने सारे कॉम्प्लेक्स मुद्दे हैं कि सीधी सपाट बात ना हो सकती है ना होनी चाहिए इस पर लेके। तो मुझे तो लगता है इस फिल्म ने उस बात को बड़ी बखूबी निभाया। लेकिन साथ ही इस एक बड़ा सुंदर विजुअल एक्सपीरियंस है ना, फिल्म को देखना, किसी भी फिल्म को देखने जैसा होना चाहिए। इसमें मतलब खास नाम आना चाहिए इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर का, राकेश हरिदास। और
जिस तरह से आपने नोटिस किया होगा कि फिलर शॉट्स भी आते हैं छोटे छोटे बीच में, जहाँ पे बस जानवर, कोई हिरन भागता हुआ दिख रहा है या कोई छोटा सा कीट पतंगा कीड़ा जंगल का आप देख रहे हैं, प्रोबेबली ऑन लोकेशन ही वो सब उन्होंने शूट किए हैं। और वो इतना बढ़िया वो एक टोन सेट करते चलते हैं फिल्म के साथ साथ। और वाकई में मैं इसी बात से आगे जाना भी चाहूंगा कि एक्सपीरियंस जब होती है कोई फिल्म तो यूजुअली मतलब इसके अलावा सिर्फ सिर्फ फिल्मों के बारे में ना कहते हुए कोई कहानी, कोई नाटक, कोई उपन्यास, कुछ भी हो, तो जब बिना स्टोरी के होता है यूजुअली, जैसे ना, जैसे कि हम दीवार में एक खिड़की रहती थी के बारे में बात करते हैं, या हम कभी कभी जैसे साउंड ऑफ मेटल हाल ही की एक फिल्म है उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सब फिल्में एक्सपीरियंस है, आप बस जी जाते हैं उसको। रोमा के बारे में बात करें तो, लेकिन आपको क्या लगा? मैंने बहुत से लोगों से ये सुना और बहुत से रिव्यूज में ये पढ़ा कि कहानी कुछ ढीली थी या कहानी कुछ थी नहीं। तो आप लोगों का क्या इस बारे में ओपिनियन रहा होगा फिल्म को देखते समय या बाद में, सोनल? नहीं, मैं तो इससे बिल्कुल भी अग्री नहीं कर पाऊंगी, बिकॉज ऐसा तो आई डेंट फील कि प्लॉट में कुछ लैकिंग था। आई कैन अंडरस्टैंड कि इट माइट नॉट बी टू एवरीबडीज टेस्ट, बिकॉज पहले तो इट इज मतलब उसमें कुछ जैसा मतलब कोई थ्रिल या कोई सस्पेंस नहीं था। इट वाज अ स्टोरी जो हम सबने सुन रखी है, मतलब न्यूज में अपने आसपास ये चीजें हमने देख रखी हैं, सुन रखी हैं, और कुछ काफी हद तक बिकॉज हम वो जी नहीं रहे, वो हमारे लिए नॉर्मलाइज हो गया। तो इसीलिए आई थिंक उतना ज्यादा पीपल फाउंड इट टू बी वेरी बोरिंग। ग्रे से दिखाए हैं, देर इज अ फ्लॉ इन ऑल ऑफ देम, बट मतलब पॉइंट बनाई है कहानी ने अपनी पूरी, द पॉइंट दैट ट्राइंग टू मेक, आई फेल्ट कि वो पॉइंट तो बहुत अच्छे से बनाया है। हाँ, मुझे भी मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखती, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस फिल्म का पॉइंट ही था टू हैव एन एलैबोरेट स्टोरी लाइन, है ना। इसका वो पॉइंट ही नहीं था। इसका पॉइंट ही था एक एक जगह की रियलिटी दिखाना, और इसीलिए बहुत जगह मैंने इस तरह का सुना और मुझे खुद को भी लगा कि एक डॉक्यूमेंट्री की तरह लग रही है बहुत बार। और वो लग भी रही इसीलिए रही थी क्योंकि रियलिटी दिखाई है, और रियलिटी ऐसी ही होती है, रियलिटी कॉम्प्लेक्स ही होती है। और रियलिटी में मतलब अगर अगर हम बॉलीवुड के नजरिए से देखें तो हम एक्सपेक्ट करते कि एक फाइट सीन दिखाया जाता है जहां बिल्कुल सामने शेर आ गया है और लोग उससे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर एक बड़ा ही इलेबोरेट सा कुछ पॉलिटिकल सा सीन होता, कुछ भाषण होते, है ना। तो हमारी आदत है बॉलीवुड के साथ, वो इन सब चीजों की आदत है। तो जहां पे हमें इस तरह की एक स्टोरी परसी जाएगी जो सिर्फ एक बात कहना चाह रही है, जो आपको एक जगह की रियलिटी बस दिखा दे रही है कि देखिए ये एक जगह है जहां पे ये चार अलग अलग फैक्शंस हैं जो इस तरह से सॉर्ट ऑफ आपस में मिलते हैं, और बस वो बस वैसे का वैसे दिखा दिया है आपको। तो ये बिल्कुल मतलब एक्सपेक्टेड है कि बहुत से लोगों को वो मजा नहीं आएगा उसमें। लेकिन लेकिन इस फिल्म का मजा इसी चीज में है कि इसकी स्टोरी अपने आप में बहुत ही सिंपल स्टोरी है, बट एक इम्पोर्टेंट और ग्राउंडेड स्टोरी है। तो मुझे वो कमी नहीं खली, बट जैसा कि सोनल ने कहा कि आई कैन अंडरस्टैंड कि इट माइट नॉट बी टू द टेस्ट ऑफ सम पीपल। एक बड़ी सुंदर ऑब्जर्वेशन मुझे एक रिव्यू में मिली, बड़ी डिफरेंट है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी और उसको शायद इस तरह से कह पाए, इसलिए मैं एज इट इज उसको पढ़ देना चाहता हूँ। The forest is not the only space where Sherni finds harmony in nature. The Christian is a species on the verge of extinction in Bollywood. Up to the end of the 1980s, Christian women were a regular presence in Hindi films, rarely as the leading lady and usually as an ultra-westernized cabaret dancer or gangster's moll in a supporting role. In those days, a sexually active Hindu heroine in skimpy clothing was largely deemed unacceptable, and Christian women, who were stereotyped as dregs of a permissive foreign culture, were used for both purposes to provide a frisson of electricity to the heterosexual male audience. तो यहाँ तक तो ये बात इतना कह रही है कि क्रिश्चियन जो औरतें हैं वो फिल्मों में से अब तो बिल्कुल डिमिनिश सी हो चुकी हैं, अब नहीं दिखती हैं। 1980 तक हिंदी फिल्मों में वो बहुत दिखती थी, लेकिन ज्यादातर
सेक्सुअल एलिमेंट के लिए या वेस्टर्नाइज क्लोथिंग के साथ उनको ऐसे कपड़े पहना दिए जाते थे, क्योंकि हिंदू औरतों को वैसे कपड़े पहनाना शायद उस समय तक एक्सेप्टेड नहीं था फिल्मों में, 90 तक। लेकिन क्योंकि हिंदू औरतों को भी ऐसा कुछ बिल्कुल सती सावित्री दिखाना या ट्रेडिशनलिस्ट दिखाना जरूरी नहीं रह गया, तो क्रिश्चियंस फिल्मों से गायब हो गई। लेकिन शेरनी की जो हीरोइन है उसका नाम विद्या विंसेंट है, और वो सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं है, मलयाली है। उसका एक नॉर्थ इंडियन पति है जो हिंदू है, और फिर भी एक ऐसा स्टीरियोटाइप नहीं है जो अब तक फिल्में में दिखाती है। हर रिलीजन regional identity do not serve any specific purpose either, but are merely an acknowledgement by Asta Teku's screenplay that Indian Christians and Malayalis exist, just as Muslims exist, and do not have to be vehicles for messaging on secularism, nor do they have to be means to pander to Islamophobes dominating the public discourse today, as they have been in small but steady stream of Hindi films in the last half. Like Vidya Vincent, Hassan Noorani just happens to be. तो इस पर्टिकुलर रिलीजियस और जो धार्मिक और जो क्षेत्रीय आइडेंटिटी उसकी है विद्या विंसेंट की, इसका कोई खास पर्पस नहीं है फिल्म के कंटेक्स्ट में, लेकिन फिर भी वो बस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हिंदुस्तानी मुसलमान एग्जिस्ट करता है। मतलब उसको हर बार आप फिल्म में सिर्फ तभी लाएंगे जब आपको कोई ऐसा मैसेज देना है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, या फिर इस्लामोफोब्स को कुछ मैसेज देना है, जो लोग इस्लाम से नफरत करते हैं उनको कुछ मैसेज। हर बार जरूरी नहीं है ना, बस हो सकते हैं, जैसे इस फिल्म में हसन नूरानी है। हाँ नहीं, इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है, और मेरा भी ध्यान इस पे इस तरह से नहीं गया था। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एक अपार्ट फ्रॉम अ हिंदू आइडेंटिटी, और वो भी हिंदू अपर कास्ट आइडेंटिटी के अलावा कोई भी और आइडेंटिटी दिखाना, तो हमें या तो उसको एक डिस्ट्रेस में दिखाना, या फिर उसको एक हार्मनी पोर्ट्रे करने के लिए, एक इस तरह का सेंटिमेंट एक पोर्ट्रे करने के लिए ही दिखाना। तो उससे अलग हटके ये दीज आर जस्ट कैरेक्टर्स इन द मूवी हु जस्ट हैपन टू बी। तो ये बात अपने आप में मुझे बिल्कुल ठीक लग रही है। मगर एक में चीज और अभी मेरे मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि जैसे जो विद्या है, शी डज नॉट वेयर एनी मार्कर्स ऑफ मैरिज, है ना, जो हिंदू मैट्रिमोनियल मार्कर्स होते हैं ना, सिंदूर मंगलसूत्र ये सब, तो वो सब नहीं पहनती है। और एक औरत जो फॉरेस्ट में जाके काम कर रही है, जिसका फिजिकली एक्सर्शन वाला काम है, उसके लिए ये चीजें मेंटेन करना अपने आप में मुश्किल भी है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है कि क्या ये डेलिबरेट, क्या ये इसके पीछे एक ये भी चॉइस हो सकती है कि उसको क्रिश्चियन दिखा देना, क्योंकि अगर आप एक हिंदू औरत को दिखाएंगे तो आपको हमारी बॉलीवुड की जो मेन स्ट्रीम थिंकिंग है वो इससे आगे नहीं बढ़ सकते कि आपको उसके पूरे मार्कर्स के साथ दिखाना पड़ेगा, या उसको जब हम एक हिंदू औरत को दिखाते हैं तो हमेशा हम इस तरह से दिखाते हैं कि बाहर वो शेरनी है, चाहे कुछ भी है, चाहे वो सीईओ है किसी कंपनी की, चाहे वो प्लेयर स्पोर्ट्स पर्सन है, कुछ भी है, घर आके वो शी इज अ डोमेस्टिकेटेड वाइफ, या फिर ट्रेडिशनल और मॉडर्न का एक बैलेंस बना के चलती है। वैसा हम दिखाते हैं जब भी हम एक अपर कास्ट हिंदू वुमन को पोर्ट्रे करते हैं। तो यहाँ पे जब आपको ये दिखाना था कि शी जस्ट कैन नॉट in a setting like that, she cannot maintain those markers, तब क्या ये डेलिबरेट चॉइस भी हो सकती है कि एक हिंदू वुमन ना पोर्ट्रे करके क्रिश्चियन वुमन पोर्ट्रे कर दिया गया, कि ये तो मतलब क्रिश्चियंस के लिए तो ये वो तो रहते ही हैं ऐसे, तो मे बी आई एम जस्ट थिंकिंग आउट अलाउड, इट कैन बी completely ऑफ द टारगेट, बट आई एम ऑल्सो, ये भी मैं सोच रही हूँ कि ये इसका मे बी समथिंग टू डू विद दैट फैक्टर ऑल्सो, कि उसको किस सेटिंग में पोर्ट्रे करना था आपको। हाँ, प्रॉबेबली, मतलब मैंने इस ढंग से सोचा नहीं, पर मे बी, बट मुझे कहीं पे भी जैसे इस कैरेक्टर का जो प्रोटैगनिस्ट है उसके कैरेक्टर का के रिलीजन का कोई एजेंडा नहीं था, मतलब जैसा सहेज और शिवाली ने कहा वैसे कोई, मतलब इट वाज जस्ट अ कैरेक्टर एंड अ स्टोरी विद नो एजेंडा बिहाइंड इट कि किसी तरीके से दिखाना है किसी रीजन को या किसी कम्युनिटी को। और उसके अलावा भी मुझे विद्या का जो कैरेक्टर था वो असाइड फ्रॉम द टाइम्स व्हेन शी वाज टॉकिंग टू हर हस्बैंड,
or when her mother-in-law and her mother came over, उस portion के अलावा you could very well forget that she was married, because it was convenient to forget because it was not a part of the story overall. मतलब उस character के कहानी का हिस्सा तो था, उसके inner conflict का हिस्सा तो था वो, लेकिन when she was out and about on her job, आप भूल सकते थे कि वो शादीशुदा है या उसका क्या situation है मतलब घर पे. तो मुझे तो वो ये इस बात का वो लगा, बाकी इस पे मैंने ध्यान भी नहीं दिया. हो सकता है it was much easier to portray a Christian woman being like this because they don't have to wear markers. नहीं, लेकिन आप उस सीन पे भी आइए जहाँ पे पति की माँ और खुद विद्या की माँ दोनों आ जाती हैं इनसे मिलने, और पति भी आ जाता है, और तब वो नूरानी जी के घर जा रहे हैं डिनर पे, तो वो कहती है ना उसकी माँ की, भाई बहनों तुमको हार दिया है, तुमको ये दिया है, वो दिया है. तो चाहे क्रिश्चियन है या जो भी है, शी इज मैरिड टू अ हिंदू नॉर्थ इंडियन पर्सन, नॉर्थ इंडियन, जिसके डिमांड्स हैं कि बच्चा कर लो, और जिसके वो कि इस तरह से सज सज के जाओ, जबकि पति कुछ भी पहन के जा सकता है, और एक्सप्रेसली वो इस बात से चिढ़ती भी है कि मुझे क्यों सजना धजना पड़ रहा है. तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे वो वाली बात बैठ रही है जो कि इसलिए क्रिश्चियन दिखा दिया हो, बल्कि मैं इस बात पे थोड़ा ज्यादा कन्विंस्ड हूँ कि हाँ, दे जस्ट हैपन टू बी कुछ, जबकि सम पीपल आर अम्यूज्ड, मतलब विद इन द फिल्म कुछ कैरेक्टर्स हैं जो उसको, पहले तो फीमेल, ऊपर से साउथ इंडियन क्रिश्चियन, और तो जैसे कि नीरज काबी का जो कैरेक्टर है नांगिया सर, वो बार बार आके उसे विद्या विंसेंट करके कहते हैं, तो ही इज अ लिटिल, उसको कुछ तो है ना उसके दिमाग में इस बात को लेके, तो बहुत सारी बातें करते हैं. मतलब इन रेट्रोस्पेक्ट मैं इस बात से ज्यादा रिलेट कर पाऊंगी कि जैसा जो रिव्यू तुमने पढ़ा था, which talked about how tigers are a dwindling population in the country. Maybe that can be मतलब that is I can relate that much better कि Christians are a dwindling population in the country, and that's why she was made to be a Christian character. मतलब मे बी माइनॉरिटीज दिखाई हो, तो एनिमल किंगडम में करंटली तो दे आर अ माइनॉरिटी. सो बिल्कुल, ये अच्छा पॉइंट है विद्या के कैरेक्टर पे जाने का, कि जो विद्या विंसेंट का कैरेक्टर है उसके बारे में बात करने का. कुछ रिव्यूज उसे एक साइलेंट बाईस्टैंडर, बस एक बुत के जैसा मानते हैं. कुछ कहते हैं कि इट इज नॉट वेरी वेल फ्लेश्ड आउट, कि बहुत अच्छे से बनाया नहीं है ये कैरेक्टर, इसकी कुछ बातें रह गई हैं. अनुपमा चोपड़ा ने अपने रिव्यू में कहा कि आई विश इट हैड मोर चीज, जैसा कि मतलब शी रेफरेंसेस इट फ्रॉम अनुभव सिन्हा ने जो कहा था कि नॉर्मल होती है मेरी फिल्में, लेकिन उसमें मैं चीज डाल देता हूँ. तो उसको आप कुछ भी कह लो, हीरो या सेवियर कॉम्प्लेक्स कह लो या कुछ भी कह लो, उस तरह का चीज या बड़े बड़े डायलॉग, और वो इस फिल्म में मिसिंग था किसी किसी के लिए. मेरे लिए नहीं था, और बहुत सारे और रिव्यूअर्स के लिए भी नहीं था. बहुत सारे और रिव्यूअर्स के लिए बिल्कुल पिच परफेक्ट थी सारी की सारी बातें. आपके लिए क्या रहा शिवा? मुझे ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगा कि कुछ मिसिंग था इन द कैरेक्टर. मुझे लगता है कि अगर इस तरह का कैरेक्टर एक दिखाना था, तो मतलब एक फॉरेस्ट ऑफिशियल को अगर दिखाना है तो इसी तरह से दिखाना चाहिए था, और किसी तरह की चीज की इस कैरेक्टर को मुझे नहीं लगता जरूरत थी. मुझे एक जो प्रॉब्लम फिल्म का जिस तरह से प्रचार हुआ है, और इसके आसपास भी डिफरेंट जो नैरेटिव्स हैं, वो सॉर्ट ऑफ विद्या को एक शेरनी का वो दे रहे हैं, शेरनी से विद्या को कंपेयर कर रहे हैं. एक मैंने देखा था फॉर एग्जांपल, बीच में कुछ एक पर्टिकुलर मैगजीन ने 4-5 वुमेन को टाइटल दिए थे ऑफ रियल लाइफ, समथिंग ऑन द लाइंस ऑफ रियल लाइफ शेरनी, है ना. तो उससे ऐसा लगता है कि दे आर लाइकनिंग विद्या विद द शेरनी. इस फिल्म की प्रोटैगनिस्ट भले विद्या थी, मगर दिस इज नॉट अ स्टोरी अबाउट विद्या. दिस इज नॉट अ स्टोरी जहां पे विद्या को शेरनी वाला काम कर रही है. विद्या को एक फॉरेस्ट ऑफिशियल की तरह, एक नॉर्मल फॉरेस्ट ऑफिशियल की तरह दिखाया है, जो एक ऑनेस्ट फॉरेस्ट ऑफिशियल है,
विद्या को बहुत ही एक एक जनरल एक नॉर्मल फॉरेस्ट ऑफिशियल की तरह दिखाया है, जो कि एक ऑनेस्ट फॉरेस्ट ऑफिशियल है, मगर हु आल्सो डज नॉट गो आउट ऑफ द वे टू डू थिंग्स। वो ऐसा नहीं कर रही है कि बार बार अथॉरिटीज के सामने जाके खड़ी हो जा रही है कि नहीं ये तो ऐसे ही होगा, या विलेजेस के साथ खड़ी हो जा रही है कि नहीं मैं इनके साथ हूँ या ऐसे होगा चीजें। मतलब शी इज बेसिकली शी इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि शी इज पोर्ट्रेड एज a forest official the way forest officials are. She is not portrayed as a शेरनी। फिल्म की जो शेरनी है वो एक्चुअल शेरनी ही है। और मतलब और जो ये जो लाइकनिंग है ना कि जगह पे ऐसा बड़ा शेरनी ऑन द लूज, तो वहां पे वो लोग दो तरह की बातें कर रहे थे। एक तो द शेरनी ऑन द लूज इन द फिल्म, एंड दूसरा शेरनी ऑन द लूज इज विद्या। तो that I'm uncomfortable with, because Vidya is not portrayed as Sherni on the loose. Vidya has not done anything of that sort. तो यहाँ पे ये जहाँ पे भी थोड़ा सा एक लीड वुमन का रोल आ जाता है ना, जहाँ पे प्रोटैगनिस्ट एक वुमन होती है, आप उसको इतना एक्सेंचुएट करने की कोशिश करते हैं, इतना बढ़ाने की कोशिश करते हैं, मुझे लगता है उसकी जरूरत नहीं होती है। और उससे फिल्म मेकर्स को बचना चाहिए, और उससे विद्या को भी बचना चाहिए। विद्या को अपने आप को वो टाइटल मिलने से बचना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। तो दिस इज व्हाट आई फेल्ट रिगार्डिंग उसका कैरेक्टर। बट अपने आप में कैरेक्टर फिल्म के अकॉर्डिंगली कैरेक्टर में अपने आप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिखी, एंड उसको उतनी ब्यूटिफुली विद्या ने एक्ट भी किया है। तो अपने आप में there's नो प्रॉब्लम। मुझे ऐसा नहीं लगा कि उसको कैरेक्टर को कुछ और चीजों की जरूरत थी। बट फिल्म के बाहर जो चीजें हुई उनके बारे में मैं ये बातें बोल रही हूँ। थोड़ा सा मेरा डिसएग्रीमेंट है, पर सोनल कुछ कहे उसके बाद बात करते हैं। हाँ, विद्या के कैरेक्टर से मतलब एज अ फॉरेस्ट ऑफिशियल, जैसे शिवादी ने कहा, वो तो बिल्कुल सही बात है कि मतलब दे हैव शोन ब्यूरोक्रेसी फॉर व्हाट इट इज, दैट देयर इज वन ऑड वेरी नाइस ऑफिसर एंड द रेस्ट आर जैसे होते हैं सब। तो वो उन्होंने बहुत अच्छे से दिखाया कि एक रेगुलर ऑफिसर है। बट एक जगह पे मैं डिसएग्री करूंगी, वो ये कि हम मतलब एक शेरनी को, एक लायनेस को भी कैसे, मतलब why do we always see a lioness as somebody who's fierce or something which is to be feared? मतलब जब हम शेर सोचते हैं या शेरनी सोचते हैं तो एक दहाड़ती हुई पिक्चर क्यों आती है हमारे दिमाग में? शी इज ऑल्सो, इनफैक्ट इस पूरी फिल्म में इसमें कोई दहाड़ने वाला सीन नहीं है, कोई हंटिंग वाला सीन नहीं है वेयर द शेरनी हैज बीन शोन इन अ वेरी dehumanized fashion. और मेरे को तो इसमें वो more than anything it was, मतलब I could relate it to Vidya as a, maybe as a woman on the run with her kids, who's just trying to be a mother and trying to protect her cubs. और उस हिसाब से as a nurturer मैं उस हिसाब से relate कर पा रही थी। बट हाँ, मतलब जो शेरनी ऑन द लूज वाला जो मेटाफर है, दैट द फियर्स शेरनी ऑन द लूज वाला मेटाफर, वो जो बाहर डिस्प्ले हुआ था वो बिल्कुल गलत था। बाकी तो मुझे इस कैरेक्टर में कोई कुछ भी प्रॉब्लमेटिक नहीं लगा इनफैक्ट। एग्जैक्टली नहीं। जो मैं शिवा की बात सुन के भी सोच रहा था, वो सोनल ने कह दिया कि बिल्कुल कि शेरनी को क्यों आपको सिर्फ और सिर्फ एक दहाड़ने वाली वो फियर्स जो कुछ भी तुमने कहा दिखाना है। विद्या भी शेरनी का मेटाफर हो सकती है, पर वो कोई और है। वो शेरनी नहीं है जो सबको खा जाएगी। बल्कि इनफैक्ट जब पहली बार मैंने फिल्म देखी तो मैं वेट करता रहा कि शायद ये अब फटेगी, या अब इसके दिमाग में अब कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आएगा, कोई ऐसा कॉन्फ्लिक्ट आएगा जहां पे वो सारा कुछ बदलने के लिए तैयार खड़ी हो जाएगी और मैं फिल्म से डिसअपॉइंट हो जाऊंगा। लेकिन वैसा नहीं हुआ। और वो अपना जो कैरेक्टर है, जैसी वो रिजर्व्ड सी दिखाई है, एक इंट्रोवर्ट है जो अपना काम करना चाहती है, जो कंजर्वेशन चाहती है किसी लेवल पर, जितना उसके हक में या जितना उसके बस में है, और उतना ही कर रही है। और मेरे ख्याल से जंगल में शेरनी भी यही करती है ना। मुझे वो मेटाफर बैठा हुआ लगा। लेकिन हाँ, बाहर वाली बातें बहुत ज्यादा ना मैंने पढ़ी, ना मैं उस पे कमेंट कर पाऊंगा कि हाँ, शेरनी ऑन द लूज को अगर आप उसके प्रचार के लिए अगर उस तरह की बातों का इस्तेमाल कर जाते हैं तो आप अपनी फिल्म का पॉइंट किल कर रहे हैं कहीं ना कहीं।
बट मुझे लगता है कि उस पॉइंट मतलब वो ये फिल्म उस स्टीरियोटाइप को ही ब्रेक कर रही है ना आपके दिमाग में, बिकॉज मैंने भी जैसे सहेज ने कहा कि जब फिल्म स्टार्ट की थी तो हम एक्सपेक्ट यही कर रहे हैं शेरनी नाम से कि ये शील बी दिस वेरी दबंग फॉरेस्ट ऑफिसर जो सबको ठीक कर देगी, मतलब विल बी वेरी लाउड एंड बोल्ड, बट शी इज शोन टू बी वेरी डिम्योर एंड वेरी मतलब उसके इनर कॉन्फ्लिक्ट्स इतने हैं, और वो एक तरह से बस जैसे काम चल रहा है वैसे काम चला रही है। नहीं, तो मैं वो मुझे लगता कंप्लीटली है उस चीज से अग्री करती हूँ, और हम्म इसीलिए मुझे इस मेटाफर से प्रॉब्लम है, क्योंकि सी हम तुम ये बात कह सकते हैं कि शेरनी इज जस्ट अनदर एनिमल, बट देर इज एन इमेज ऑफ अ शेरनी। हम दिस नेम शेर शेरनी हम ऐसे ही नहीं यूज करते हैं। देर इज अ वेट टू दैट वर्ड, देर इज एन इमेजिनेशन टू दैट वर्ड। एक जब वेन यू से शेरनी, एक पर्टिकुलर इमेज आती है आपके दिमाग में, और जब आप फिल्म की हीरोइन को शेरनी बोल के प्रमोट कर रहे हैं तो आप एक पर्टिकुलर इमेज बनाना चाहते हैं। मैं बस ये कहने की कोशिश कर रही हूँ कि वो इमेज जो आप बनाना चाहते हैं वैसा कैरेक्टर ये नहीं है। ये एक्चुअल जब आप फिल्म में देखने जाएंगे तो ये एक नॉर्मल, जैसा जैसा सोनल ने कहा कि शी इज जस्ट अ वुमन, अ वर्कर, जो अपने हर रोल में जस्ट ट्राइंग टू बी ऑनेस्ट। तो उस सिंपल रोल को आप जो इन्फ्लेट करने की कोशिश करते हैं बाय लाइकनिंग them with a sherni or likening them with some other metaphor, नहीं that is शिवा, that's इसे what I'm not सॉरी, with. इसे ऐसे भी तो कहा जा सकता है ना कि आपने एक मेटाफर यूज किया और उसके बाद उसी मेटाफर को तोड़ने की कोशिश की विद योर क्रिएशन, और विद योर तोड़ा आर्ट। कहाँ आपने? अगर आप तोड़ रहे होते, अब उन्होंने क्या किया, जैसे मैंने तुमको मैगजीन का एग्जांपल दिया कि मैगजीन में आप 4-5 ऐसी वुमेन को लेके आए हैं हु हैव स्ट्रगल्ड इन देयर लाइव्स, और हु आर ओवर अचीवर्स, हु हैव अचीव्ड समथिंग एक्सेप्शनल इन देयर लाइव्स, और उसके साथ में आप विद्या का फोटो डाल के आप कह रहे हैं कि ये सारी शेरनियां हैं। तो आप नहीं कहते ना उन्हें और कोई जानवर, आप शेरनी ही क्यों कहते हैं? क्योंकि उस वर्ड का एक मतलब है, उस वर्ड की एक इमेजिनेशन है। नहीं तो नहीं, मैगजीन आप से अलग, मैगजीन नहीं, मैं सिर्फ फिल्म, मतलब मैं ये सोच रहा हूँ कि फिल्म हमने अभी देख ली जब वो आई है ना, 2 हफ्ते के अंदर। हो सकता था कि हम इसे 20 साल बाद देखते, तब हम्म तब हम जरूर ये कहते कि यार हाँ, शेरनी सोच के घुसे थे लेकिन शेरनी की तस्वीर बदल के निकले उससे। ऐसा हो सकता है। मुझे फिल्म में बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि वो कुछ एक अननेसेसरी मेटाफोर कर रहे हैं या एक इन्फ्लेट करने की कोशिश कर रहे हैं। फिल्म में वो बिल्कुल सटीक है कैरेक्टर। फिल्म से मुझे कोई शिकायत नहीं, मुझे हम्म बस शिकायत आउट ऑफ द फिल्म पब्लिसिटी की है। मैं जो हाँ, बात कर तो रही थी वही वो आउट ऑफ फिर द फिल्म, नामकरण पे वहां आओ पे कि मतलब जो आप फिल्म का नाम शेरनी रखना जस्टिफाइड है या नहीं है, इस बात में मतलब आपके मुताबिक। हाँ, मैं अगर नहीं, आई आपको थिंक फिल्म का उस नाम शेरनी रखना है, हाँ हाँ आपको मतलब इस तरह से ही रखना पड़ेगा कि हाँ लिटरली शेरनी की बात हो रही है यहाँ पे। शेरनी इज नॉट विद्या, यहाँ लिटरली शेरनी की ही बात हो रही है। व्हेन यू मेक शेरनी विद्या, then you have then I'm not sure what you're trying to do there, and if your character is like that, that's what I'm trying to say. वो नाम सिर्फ उस लिटरल शेरनी के लिए नहीं रखा गया है, ये हम सब जानते हैं। वो नाम दोनों के लिए या उस मेटाफर के लिए ही ज्यादा हाँ रखा गया है फिल्म का नाम। तो हाँ वहां एग्जैक्टली पर exactly. हाँ एग्जैक्टली exactly. और ये मानसिकता ये पीछे है इसके आइडिया, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इस मुझे नहीं लगता कि उसका पोर्ट्रेयल इस तरह का है जहां पे मैं कहूंगी कि वो शेरनी वाला काम कर दिया। जिस तरह से वो बाहर औरतों को दिखा रहे हैं ना, सम वुमेन हु हैव बीन एक्सेप्शनल इन देयर फील्ड्स, आई डोंट थिंक विद्या वाज एक्सेप्शनल इन हर फील्ड। शी वाज अ फॉरेस्ट ऑफिशियल, एन ऑनेस्ट फॉरेस्ट ऑफिशियल, एंड दैट इज इट। ये पर वही ना आई कि डोंट आप नो। एक कविता में एक मेटाफर इस्तेमाल करें और उस मेटाफर के मायने बदल दें, तो वही मायने वो बदलते नहीं दिखे मुझे, इसमें ये बहुत डिसएग्री इंटरेस्टिंग हो सकता डिस्कशन है, इसको यहीं पर छोड़ सकते हैं। और बहुत सारे ओपिनियन हम चाहेंगे कि हमारे सुनने वाले भी हमें हमें कुछ बताएं और इसके बारे में उजागर करें। इससे हम बातचीत के आखिरी पड़ाव की तरफ चल सकते हैं। अम, कहानी का सो टू से एक्ट 3, तीसरा एक्ट, जहाँ पे रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है कहानी या फिर किसी किस्म के क्लाइमैक्स की तरफ। वहां पर मैं तो एक्चुअली काफी थ्रिल्ड और काफी ग्रिप्ड था इवन इन माय सेकंड व्यूइंग।
मुझे लगा कि ये क्या है, क्या फिल्म मेकर ने ऐसा बुन दिया है, क्या इसके इसके स्क्रीन प्ले में ऐसा बुन दिया है कि जो जो इतनी साइलेंटली चलती हुई फिल्म भी मुझे पकड़ के बैठी है, या फिर मैं अभी तक इंतजार कर रहा हूँ किसी चीज के आने का। हाँ, तो जब वो क्लाइमैक्स आता है तो क्या लगा? क्या कुछ एंटी क्लाइमैटिक हुआ क्या आपके लिए? वो क्लाइमैक्स थोड़ा फीका लगा, या जो सोचा था उससे बेहतर, या वैसा ही निकला? क्या लगा सोनल? मैंने कुछ सोचा तो नहीं था, मतलब क्लाइमैक्स को लेकर के, बिकॉज ऑल्दो द सर्च ऑफ द टाइगर वाज अ ग्रेट थ्रिल, बट मुझे तो इस तरह से ये फिल्म एक तरह से सेंसिटाइज करती हुई भी लगी, ऑल्दो आई एम श्योर फिल्म मेकर्स का शायद पॉइंट ये ना रहा हो, पर थ्रू आउट द होल फिल्म यू आर रूटिंग फॉर द टाइग्रेस एंड यू आर रूटिंग फॉर द कब्स ऑल्सो, कि वो ना ही मिले, मतलब एटलीस्ट पिंटू भैया को तो ना ही मिले। और फिर जब वो मिल जाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा, मतलब द डेथ ऑफ द टाइग्रेस was sad obviously, but to make a larger point of how things function inside a forest and all the roles that जो सारे parties play करती हैं वहाँ पे, I think उस point को दिखाने के लिए वो उसका death was जरूरी also। तो उस हिसाब से तो मेरे को climax सही भी लगा, और इनफैक्ट मेरे को okay, major spoiler, but when she types out the resignation letter, and when she is in her jeep and she finds out about the cubs and she tears up her resignation letter, and उसके बाद भी जो credits वाला scene है जब she has been stationed at a museum, तो मुझे तो वो भी एक ईमानदार अफसर, जो अच्छा अफसर है, वो कहीं पे भी काम, अच्छा काम कहीं पे भी कर लेगा। मुझे उस हिसाब से भी वो क्लाइमैक्स अच्छा ही लगा, मतलब इट डिड वेल फॉर मी। मुझे भी क्लाइमैक्स अच्छा लगा, और अच्छी बात ये थी कि कुछ ऐसा नहीं हुआ, कुछ ड्रामेटिक ऐसा नहीं हुआ कि सबका मन बदल जाए, या फिर कब्ज मिल गए हैं तो कुछ कुछ अलग सा हो जाएगा। उसको ट्रांसफर उन लोगों को करना था एंड उन्होंने ट्रांसफर कर दिया। तो वो चीज वो बिलीवेबल था क्लाइमैक्स मेरे लिए। और कहीं ना कहीं ये मतलब ऐसा मैंने सुना है कि ये जो अवनी जो एक्चुअल केस था, ये उस पे सॉर्ट ऑफ उससे इंस्पायर्ड है। आई एम नॉट श्योर, अगर उससे इंस्पायर्ड है तो एक उसको वो पाथ लेना ही था। तो क्लाइमैक्स में मुझे कोई विद्या के एंगल से कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। बट एक दो चीजें मैं बोलना चाहूंगी सहज, क्योंकि इस फिल्म की हम बात करें तो शायद इस बारे में बात करना जरूरी है। दो चीजें हैं इसमें। एक तो इस फिल्म ने एक सॉर्ट ऑफ एक एको फेमिनिस्ट स्टैंड पॉइंट लेने की कोशिश की है, जहाँ पे अच्छा, पहले बताओ कि ये क्या होता है। हाँ, मैं अगर मतलब सिंपली और शॉर्ट में बताऊं तो एक सॉर्ट ऑफ एक फेमिनिस्ट मूवमेंट ही है, एनवायरमेंटल फेमिनिस्ट मूवमेंट है, जो ये कहता है कि जो डोमिनेंस है, जो पेट्रियार्कल डोमिनेंस है, वही सॉर्ट ऑफ एक कारण है ऑफ बोथ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड विमेन्स ऑपरेशन। तो जो मानसिकता है ना ऑफ डोमिनेशन की, पेट्रियार्की के अंदर जो मानसिकता भरी हुई है टू डोमिनेट बाय डिस्पोजेशन, दूसरे को सॉर्ट ऑफ दूसरे को आप डिस्पोजेस करके, उससे सॉर्ट ऑफ छीन के जो आप डोमिनेट करने की मानसिकता है, वो रूट में है ऑफ बोथ एनवायरमेंटल कॉन्फ्लिक्ट और जो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन मैन एंड वुमन है। तो इकोफेमिनिज्म सॉर्ट ऑफ एनवायरमेंटल मूवमेंट और फेमिनिस्ट मूवमेंट को साथ लेके चलने की बात करता है, और ये कहता है कि अगर एम्पैथी से सॉर्ट ऑफ काम किया जाए और एक इस डोमिनेशन को खत्म किया जाए, तो इस पेट्रियार्कल सॉर्ट ऑफ डोमिनेंस से हट के बात की जाए, और इस तरह की डुअलिटी में बात नहीं की जाए कि मैन वर्सेस वुमन की लड़ाई है ये, एंड दिस टू साइडेड कॉन्फ्लिक्ट की तरह ना देखा जाए, तो वी कैन हैव अ वे फॉरवर्ड इन बोथ दीज मूवमेंट्स। तो इकोफेमिनिज्म ब्रॉडली ये बात कहता है। तो इसमें क्या है कि जैसे इन्होंने सॉर्ट ऑफ एक फीमेल प्रोटैगनिस्ट को लेना, फिर उस प्रोटैगनिस्ट को ऐसे छोटे छोटे सीन्स हैं जहाँ पे इन्होंने इस चीज को बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया है, इसमें बहुत बड़ी जेंडर कमेंट्री नहीं करी है फिल्म में, मगर छोटे छोटे जो इंस्टेंसेस हैं, जैसे कि वही कहना कि मैं क्यों इस तरह से पहन के जाऊं ये चीजें,
जबकि हम्म। पति को पहनने की जरूरत नहीं है, या फिर जो उसकी तरफ कॉन्डिसेंडिंग बिहेवियर है ऑफ मेल ऑफिशियल्स कि अच्छा एक औरत को भेज दिया देखो कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाने के लिए। बिल्कुल, और जो गाने वो मेल ऑफिशियल्स अपने में गाते हैं या जो कुछ भी है, वो भी सब हम्म। बड़े मिसोजिनिस्ट से गाने हैं। वो हाँ, फांसी लगा के एग्जैक्टली। दारू भी पी रहे हैं, वो सब भी। हाँ। हाँ, और एक एक फॉरेस्ट गार्ड है जो बताती है कि नहीं ये तो देखो नंबर ये है लेकिन ये नहीं है, तो उसकी बात को कोई तवज्जो नहीं देता है कि नहीं हम ज्यादा जानते होंगे। तो वो जो हम्म। बहुत सटली इन्होंने ये दिखाया है ना कि किस तरह से वहां पे ये भी ऑपरेट करता है कि कैसे एक वुमन, चाहे वो ऑफिसर पोस्ट पे है, चाहे फॉरेस्ट गार्ड के पोस्ट पे, चाहे वॉलंटियर के पोस्ट पे, कैसे मेन आर डोमिनेटिंग ओवर इट। एंड सिमिलरली हाउ नेचर, मैन वर्सेस नेचर एंड मैन वर्सेस वुमन, तो ये वाला जो चीज है ये दिखाने की सॉर्ट ऑफ कोशिश की है। और इनफैक्ट जो ये भी दिखाया है कि एक तरफ हसन नूरानी है जो कि हु इज अ लीन मैन हु हैज एम्पैथी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट, हु इज ट्राइंग दीज, जिन्हें हम फेमिनिन तरीके बोल देते हैं, उन तरीकों से अवेयरनेस की, इन सब चीजों की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ पिंटू भैया हैं जो कि एक हु इज अ ह्यूज मैन, जो दिखने में भी ह्यूज है और साथ में उनका ईगो भी ह्यूज है, जो उसी के लिए काम करते हैं। तो ये भी इस तरह की डुअलिटी दिखाना, या विद्या और पिंटू भैया के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो दिखाना, तो इन्होंने वैसा एक स्टैंड पॉइंट लेने की कोशिश की है। और इकोफेमिनिज्म का एक क्रिटिसिज्म ये होता है कि जो नुआंसेस हैं, जो दूसरी आइडेंटिटीज हैं, चाहे रेशियल आइडेंटिटीज हो, क्लास आइडेंटिटीज हो, उनको ध्यान में नहीं रखता है। और इस फिल्म में मैं ये नहीं कहूंगी कि उसमें ध्यान में नहीं रखा, इस फिल्म में ये बहुत अच्छी बात है कि विलेजर्स का पॉइंट ऑफ व्यू, उनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनके क्या इश्यूज हैं, इस चीज को ध्यान में रखा गया है। मगर फिर भी कहीं ना कहीं कंजर्वेशन का जो एस्पेक्ट है वो ओवर पावर किया है ओवर द राइट्स ऑफ द पीपल हु लिव देयर। एंड दिस इज अ प्रॉब्लम नॉट जस्ट ऑफ इस, हालांकि इस फिल्म में वो प्रॉब्लम बहुत ही माइन्यूट है, इस फिल्म को मैं उसके लिए बिल्कुल शाइड नहीं करूंगी, मगर दिस इज अ प्रॉब्लम दैट एग्जिस्ट पॉपुलरली बहुत ज्यादा, स्पेशली जो अर्बन हम लोग हैं। हम लोग कंजर्वेशन की बात जब करते हैं तो हम लोग भूल जाते हैं कि उन्हीं जंगलों में उनके आसपास भी लोग रहते हैं और उनके अंदर भी लोग रहते हैं जो शायद हम लोगों से बहुत पहले इस लैंड पे हैं, एंड हु हैव राइट्स ओवर दोज फॉरेस्ट्स। वो जो है ना, वो इसमें भी थोड़ा सा डाउन प्ले हुआ। और मैं एंड में ये भी देखना चाह रही थी कि जब फिल्म एंड होती है तो मैं ये भी जानना चाह रही थी कि व्हाट हैपेंस टू द पीपल, वेयर डू दे फाइनली गो। कि ठीक है लोगों का मतलब बिकॉज दैट टिग्रिस T12 उसको मार दिया गया तो शायद उनको जान का खतरा उस तरह से नहीं होगा, बट उनकी लैंड फिर भी जा चुकी है, चाहे वहां चाहे कॉपर माइनिंग के थ्रू हो, चाहे उस जगह की टोपोग्राफी ऐसी है कि उनके पास अभी भी चराने को जगह नहीं है। तो व्हाट हैपेंस टू द पीपल आफ्टर दैट। तो मतलब आई वुड हैव अप्रिशिएटेड एक सीन वेयर पीपल आर टॉक्ड अबाउट। तो बेसिकली मैं ये कहना चाह रही हूँ कि डेवलपमेंट, कंजर्वेशन एंड जो आदिवासी राइट्स हैं या इंडिजिनियस पीपल्स राइट्स हैं, विलेजर्स राइट्स हैं, ये तीनों जुड़े हुए मुद्दे हैं। और ये अच्छी बात है कि इस फिल्म ने उन तीनों को टच किया है। हाँ, ऊपर नीचे जरूर रहा है मगर तीनों को टच करते हुए चली है फिल्म, और एम्पैथी के साथ काम करते हुए चली है। तो या ब्रॉडली दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। तो हम बेसिकली इस तरह की कोई भी फिल्म हो तो मुझे लगता है हमारा ध्यान हमेशा इस बात पे रहना चाहिए कि कहीं पे भी क्या हम लोगों बेसिकली जो जो जस्टिस है, जस्टिस का क्वेश्चन है, जो लाइवलीहुड का क्वेश्चन है, उसको हटा के तो हम कंजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा इस बात पे हमेशा ध्यान रहना चाहिए। तो या बिल्कुल यार, शिवा, बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही नुआंस्ड, मुझे ये पूरी बातचीत सुन के बहुत सारे पार्ट खुले मेरे भी दिमाग में। और इनफैक्ट शुरू में जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे थे, आई थिंक हमने ये स्किप किया कि यार किस तरह से सरकार हर साल लाख पेड़ लगा रही है, लेकिन उससे हो क्या रहा है वो हमारे कहीं आसपास हमें नहीं पता है। वो इस फिल्म ने कहीं शुरू में थोड़ा सा हाँ छुआ कि भाई उससे लोग जो इकलौती फर्टाइल जमीन है वहां पे उन्होंने वो पेड़ उगा दिए, अब लोगों को जंगल में चराने जाना पड़ रहा है अपने भेड़ नहीं, बकरी। और तो मतलब पेड़ उगा दिए, कौन से पेड़ उगाए, कौन से मतलब पेड़ देव उगाए? हाँ, टीक वुड बहुत ही उगाया है एक उन्होंने। कमर्शियल टीक कैश टीक क्रॉप पे है उग रहा है। एग्जैक्टली। हाँ, वो बहुत ही कमर्शियल पर्पसेस से उन्होंने उगाया, जस्ट टू सेल द टिम्बर लेटर ऑन।
बिल्कुल मतलब बिल्कुल उसके बिल्कुल अलावा काफी कुछ उगा सकते थे जो कि प्रोबेबली बाद में फिर से ग्रेजिंग ग्राउंड बन जाता वो। बिल्कुल। और वो कॉपर मैं माइन वाला भी मामला, जो इतने सारे पेड़ काट के कॉपर माइन, इनफैक्ट अभी ये हो रहा है मध्य प्रदेश में, आई थिंक हाँ कोई हाँ हाल ही की खबर है कि फिर कुछ लाखों की तादाद में पेड़ काटे जा रहे हैं डायमंड माइनिंग या कुछ ऐसी माइनिंग के बक्सावा लिए। फॉरेस्ट की बात है। बक्सावा बिल्कुल। में हाँ डायमंड माइनिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया है, मगर वही बात है ना, जैसे हम जब हम बक्सावा फॉरेस्ट की भी बात करते हैं ना, तो जो अर्बन डिस्कोर्स होता है वो ये होता है कि पेड़ों को बचाना है, क्योंकि पेड़ हवा देते हैं और डायमंड की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं है, पेड़ों को बचाना है। लेकिन हम ये हम्म भूल जाते हैं कि पेड़ों के साथ साथ there are about 200 villages जो आसपास हैं, there are people हम्म who live in those who depend on that forest, तो once you clear the forest तो आप environmental जो degradation कर रहे हो वो तो कर ही रहे हो, वो तो एक long term बहुत ही गंदा impact है ही, साथ में immediately आप लोगों का livelihood उनको पूरी तरह से displace कर दे रहे हो। तो वही वही जो चीज है ना, डोमिनेशन बाय डिस्पोजेशन, कि एक से छीन के जो डोमिनेट करने का, या एक को डिस्पोजेस करके जो आप डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हो, हाँ, तो बल्कि सिर्फ पीपल नहीं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम यार, शेर, चीते, जानवर, कीड़े, एग्जैक्टली जो कुछ भी चिड़िया वहां पे रहती हैं, वो सब आप किसने दिया इंसान को ये राइट कि तुम भाई सब कुछ बर्बाद कर दो? कि तुम, मतलब मैं पढ़ के बार बार, जितनी बार ये आंकड़ा कभी मेरे सामने आ जाता है, मैं पगला जाता है दिमाग कि हिंदुस्तान में 2603 से कुछ 3000 के बीच में टाइगर्स बचे हैं एज ऑफ 2018। हम्म मैंने इनफैक्ट गूगल किया, बांग्लादेश में 300 से 500 टाइगर हैं, नेपाल में 200 से 274 टाइगर हैं, भूटान में 160 टाइगर हैं। लोग कितने हैं इन देशों में? और ऑफ कोर्स बराबरी नहीं हो सकती है, लेकिन आप आप कितना बड़ा, ये कितना बड़ा सवाल है आपके सामने कि आपको किसने दिया ये हक कि आप, वो जो किरदार है पिंटू भैया का, और इनफैक्ट पिंटू भैया का किरदार तो आउट एंड आउट लाउड है कि मुझे तो मारना ही है, लेकिन जो नांगिया सर वाला किरदार है, जो दबे छुपे तरीके से अपने इंटरेस्ट के लिए अंत में वो कर जाता है कि ठीक है जल्दी से खत्म करो, दो कब्ज को भी खत्म करो। किसने दिया आपको ये अधिकार? क्या आपको इसलिए फॉरेस्ट ऑफिसर बनाया गया था, या क्या आप इसलिए आपने इतनी समझ पैदा की, भाषा को विकसित किया, इतने सारे सिस्टम, इतनी टेक्नोलॉजी विकसित की कि आप अंत में सब कुछ बर्बाद कर दें? बहुत ही और यही कट्टर। नहीं है सहज, लाइक पिंटू भैया को तो दिखाया गया है ऐसा कि ही इज अ सॉर्ट ऑफ अ विकेड मैन, है ना, हु जस्ट वांट्स टू किल फॉर प्लेजर। पर असल असल जिंदगी में ऐसा भी होता है कि बहुत सारे आदिवासी लोगों को पोचर बोल के मार दिया जाता है, पोचर बोल के हाँ हाँ जंगलों में बंद कर दिया जाता है कि ये देखो, जबकि ट्रेडिशनली अगर फॉरेस्ट सबसे ज्यादा सेफ किसी के हाथ में रहे हैं तो वो इंडिजिनस लोगों के हाथ में रहे हैं। बिल्कुल। मगर सही बात है। हाँ, लेकिन खैर इस फिल्म में उसका एंगल अलग था, मगर असल में ये भी होता है कि उन्हीं लोगों को पोचर बोल के कि तुम ही हो जो जानवरों को नुकसान पहुंचा रहे हो, और हम्म। उन्हीं को जेल में भी डाल दिया जाता है। तो ये बहुत ही अ, एक विडंबना है इस फिल्म में। एक वाइडर उससे नहीं दिखाया गया, स्टेट का पर्सपेक्टिव इस तरह से नहीं दिखाया गया। हम्म। मगर हाँ, ये चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट इस तरह की मूवीज में हम अपनी लाइफ में तो सोच ही सकते हैं। तो फिर बिल्कुल आखिरी बात ये कर लें कि क्या फिर हम सीख रहे हैं? अच्छा ठीक है, एक तो बात ये हो गई कि ये जो फिल्म है, ये अपने आप में कोई एक संपूर्ण क्रांति नहीं ले आएगी, सब कुछ नहीं बदल देगी, ये सिर्फ बातचीत की शुरुआत हो सकती है। इसे उतना कह के अच्छा कह देना ठीक है, और उसके आगे अब हम बात करते हैं, है ना, जैसे हम कर रहे हैं अभी। तो फिर क्या है, आप, मैं तो फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं हूँ, मैं तो जाके शेरनी नहीं बचा सकता हूँ, लेकिन अपने छोटे छोटे लेवल पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं, है ना। जैसे कि मैं, जो लोग मेरे जानकार हैं जो इसे सुन रहे होंगे, वो ऑलरेडी सोच चुके होंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, क्योंकि मैं अपने आसपास के लोगों को बॉर्डर लाइन इरिटेट कर चुका हूँ बोल बोल के कि भाई बत्ती बुझा दो, एसी कम इस्तेमाल करो, पानी कम इस्तेमाल करो, आरओ से वेस्ट होते हुए पानी से बर्तन धो लो, पोछे लगा लो, कुछ कर लो। और मैं अपने प्रैक्टिकल जिंदगी में कोशिश करता हूँ ज्यादा से ज्यादा इन चीजों को लागू करने की। तो क्या है वो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे बदलाव जो आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं
हम अपने जीवन में ला सकते हैं, कुछ भी जो भी आपकी सीख है इस फिल्म से, नॉट जस्ट एनवायरमेंटली। शिवा। ये तो बिल्कुल ठीक बात है। इंडिविजुअल लेवल पे हम जितना कर सकते हैं अपनी लाइफ में वो डेफिनेटली करना चाहिए। उसके अलावा ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है वो एक इंडिविजुअल क्वेश्चन नहीं है। वो ऐसा क्वेश्चन है, वो एक इनफैक्ट एक देश का भी क्वेश्चन नहीं है। अगर एनवायरनमेंट एक देश का डिग्रेड होता है तो वो पूरी दुनिया पे असर डालता है। एनवायरनमेंट का क्वेश्चन एक बहुत ही वाइड क्वेश्चन है, और इसके और सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो हम इसमें कर सकते हैं वो तो ये है कि जो लोग उन उन फोर्सेस के अगेंस्ट लड़ रहे हैं, हु आर यू नो trying to also conserve environment and also at the same time preserve their livelihoods, preserve their rights, उनके साथ खड़े रहना आई थिंक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे हम खुद भले ही ना जाके लड़ पा रहे हों, या हम ना लड़े, या कुछ भी कारण हो सकता है, मगर कम से कम हम अपनी सॉलिडारिटी उन लोगों के साथ हमेशा रखें जो इन मुद्दों पे सामने रह के लड़ रहे हैं। इस वक्त भी बस्तर में जिस तरह जो चल रहा है, बक्स हवा फॉरेस्ट में चल रहा है, अरावली फॉरेस्ट में, सेव आरे मूवमेंट जो मुंबई का बड़ा फेमस मूवमेंट था, ये मुद्दे खत्म नहीं हुए हैं अभी तक। तो हम आई थिंक एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी चीज है कि हम इन चीजों पे बातचीत बनाए रखें, और लोगों को भी इंक्लूड रखें बातचीत में, और सॉलिडारिटी अपनी रखें इन लोगों के साथ जो फ्रंट पे जाके सॉर्ट ऑफ लड़ रहे हैं, और फॉर ऑल ऑफ अस, नॉट जस्ट फॉर देमसेल्व्स, है ना। बिल्कुल यार, यहाँ पर बात याद आ गई कि आस्था टिक्कू ने, जो इस फिल्म की लेखिका और पटकथा भी उन्होंने लिखी है, स्क्रीन प्ले भी, तो उन्होंने कहीं पे सुचारिता त्यागी के साथ अपने इंटरव्यू में कहा कि जो रिप्रेजेंटेटिव कौन है, ये लोग जो नूरानी और विद्या और ये लोग जो हैं, ये किस चीज के दीज पीपल आर बिल्डर्स, दे आर नॉट जस्ट सेटिस्फाइड विद देयर ओन स्मॉल रोल्स, बट दे आर ट्राइंग टू बिल्ड अ सिस्टम। एक ऐसा सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो किसी तरह से आगे एक बटरफ्लाई इफेक्ट में या किसी तरह से कुछ कंजर्व करे। तो शायद एक को हम हीरो माने या ना माने फिल्म के पर्सपेक्टिव कंटेक्स्ट में, लेकिन जैसा शिवा ने कहा कि जो लोग सच में रियल लाइफ हीरोज हैं, जो सच में लड़ रहे हैं सरकारों के खिलाफ और तमाम तरह के और कैपिटलिस्ट पावर्स के खिलाफ, उनके साथ अपनी कमाल आवाज कमाल मिला। की बात यह है कि इस तरह के आप जितने स्ट्रगल्स के बारे में पढ़ोगे ना, उसमें से 2/3 स्ट्रगल्स में अडानी का नाम होता है। ये बिल्कुल सच है। जितने आप इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पढ़ोगे, मेजर स्ट्रगल्स में अडानी है। तो ये जो अंबानी अडानी के खिलाफ जो गुस्सा है ना, वो ऐसे ही नहीं है। वो हवा में से नहीं आता है। इट हैज वेरी कॉन्क्रीट रूट्स। बेशक। बिल्कुल। सोनल। हाँ, मैं भी जो अभी पूरी कॉन्वर्सेशन इको फेमिनिज्म पे भी हुई, और उसके बाद भी जो डेवलपमेंट और मतलब प्रोग्रेस, कंजर्वेशन और राइट्स का जो एक ट्रेड ऑफ है, जो हम कंसिस्टेंटली हर चीज पे, मतलब इसी ट्रेड ऑफ के बेसिस पे दुनिया चल रही है फिलहाल, कि हम कहाँ पे कितना क्या जरूरी है। तो इस पे जो एक डायलॉग शुरू कर रही है ये फिल्म, वो मेरे हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और सिंस इट इज अ फर्स्ट इन बॉलीवुड, अ फिल्म व्हिच रिलेट्स टू इको फेमिनिज्म, और मुझे ये भी लगा कि इस फिल्म ने बहुत ही छोटे छोटे जगहों पे भी, मतलब एक फन के तौर पे कैसे मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट, लिटरली मैन और एनिमल का कॉन्फ्लिक्ट है, मतलब एज एन आदमी और एनिमल का, नॉट वुमन एंड एनिमल बट मैन एंड एनिमल, वैसा दिखाया। और कई जगह इस फिल्म में इस बात पे भी बहुत ज्यादा एम्फेसिस दिया है कि शेरनी आदमखोर नहीं है, बीइंग दैट द लायनेस इज नॉट अ मैन हंटर। तो वो मुझे एक तरह से ये भी लगता है कि एक तरह से फेमिनिज्म को दिखाना कि इट इज नॉट अ मैन हंटिंग और अ मैन हेटिंग मूवमेंट, but a movement which is trying to conserve itself and protect itself and nurture itself। तो वो मुझे बहुत ही, मतलब ऐसी कई बातें थी इस फिल्म में जो मुझे लगा कि बहुत ही स्मार्ट डायलॉग्स थे, बहुत ही ऐसे विटी फन्स के तौर पे उन्होंने मारे हैं। उसके अलावा बाकी
बिल्कुल सही बात है कि मतलब जब भी कोई भी डेवलपमेंट रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट ऐसा होता है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उस पे, वो स्टडी करना और बिल्कुल सॉलिडारिटी दिखाना उन लोगों का जो वहाँ पे जाके लोगों की मदद कर रहे हैं और जो सही है उसके सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं, वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके अलावा आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड एंड एजुकेट योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज ऐसी फिल्में, मतलब ये एक फिल्म बनी है 100 फिल्मों में, तो फिल्में बहुत ही मतलब एक ये मीडियम, फिल्मों का मीडियम पॉसिबली इस चीज के लिए एजुकेट करना लोगों को बहुत डिफिकल्ट होगा, बट पीपल कैन स्टिल रीड and watch other things which can educate them about this. And it's very important to have dialogue also, I think, कि मतलब जो ये फिल्म एक शुरुआत कर रही है, वो डायलॉग कंटिन्यू करना अपने घरों में, अपने सर्कल्स में, ऑन एम्पथी एंड कंपैशन, कि कैसे मतलब मुझे ये हमेशा बहुत ही ज्यादा, आई एम वेरी सैडली फैसिनेटेड कि कितना हमेशा डेवलपमेंट कितना डिवॉइड ऑफ एम्पैथी दिखाया जाता है, कि कितना ज्यादा uncompassionate सा, that's why I've even heard that there is a branch of economics called compassionate economics, because by nature economics does not talk about compassion, or people also in general, it only talks about numbers. तो ये बहुत जरूरी है कि एक इंटरसेक्शनैलिटी हो प्रोग्रेस में भी, कि हमेशा हम ध्यान रखें कि किसके मतलब क्या क्या ट्रेड ऑफ हो रहा है, कि प्रोग्रेस हो रही है, कितने पेड़ कट रहे हैं तो एक फैक्ट्री बन रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है इस बात पे बहुत ज्यादा, मतलब इस बात को बहुत ज्यादा सोचना है इस बारे में, आई थिंक। बिल्कुल, आई थिंक लगभग 1 घंटे से हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें हमने छेड़ी की, फिर भी बहुत कुछ रह गया होगा, आई एम श्योर। जाते जाते मैं कुछ उन लोगों के नाम ले देना चाहता हूँ जो मेरे सामने आ गए, जैसे कि आस्था टिकू, मैंने कहा स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले, राकेश हरिदास सिनेमाटोग्राफी, देविका दवे जो प्रोडक्शन डिजाइन, जो कुछ आप देखते हैं उसका विजुअल्स पे बहुत असर है, दीपिका कालरा की एडिटिंग, अनीश जॉन का साउंड डिजाइन, यशस्वी मिश्रा के और अमित मसूरकर के डायलॉग्स और डायरेक्शन ऑफ कोर्स, और वो सैकड़ों और लोग जिन्होंने, जो बेनाम रह जाते हैं, जिन्होंने फिल्म पे काम किया और हमारा ये वॉचिंग एक्सपीरियंस और एक डायलॉग शुरू करने में सहायक रहे। वेल अप्रिशिएटेड। आई थिंक ये एक बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छा एफर्ट है किसी अच्छी दिशा में। हमें इस पे और बात करनी चाहिए, अपने घरों में ये बात करनी चाहिए। और इसी के साथ हम आज के अक्कड़ बक्कड़ पॉडकास्ट से अलविदा लेते हैं, आप लोगों से अलविदा लेते हैं। कोशिश रहती है कि कुछ ऐसी बात हो जो आम डिस्कोर्स में नहीं हो रही है, या फिर सिर्फ और सिर्फ तारीफों के पुल ना बांधे जाएं, कुछ क्रिटिक और कुछ ऐसी बातें भी निकाल पाएं जो जिन पर और काम होना बाकी है, चाहे हम उसे समझें या फिर समझने के प्रोसेस में हो। जैसा अगेन आस्था टिकू ने कहीं कहा कि कोई भी विद्या बालन ने कहा कि कोई भी फेमिनिस्ट एक्चुअलाइज्ड फेमिनिस्ट शायद नहीं होता है, वो इन द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अ फेमिनिस्ट होता है। वैसे ही आप, जरूरी नहीं है कि आज जो आप सोच रहे हैं वैसा ही आप हमेशा सोचें, आप बदल सकते हैं बहुत कुछ अपनी आदतों में, अपनी सोच में। और इसी के साथ चलते हैं, अलविदा, बाय बाय। आप हमें कैसा लगा ये पॉडकास्ट ज़रूर लिखें, बताएं poshampa.org@gmail.com पर। कुछ मज़ेदार किस्से, कहानियाँ, कविताएं पढ़ने के लिए आ जाइए poshampa.org पर।